हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट के लिए क्या एक्सपेक्टेड है. एंड ओवर हियर आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. दिस इज एफडीआई एग्जांपल. ऑलरेडी हमने ये वाला एग्जांपल हमारे मीटिंग्स में फर्स्ट मीटिंग में लिया था और समझा के भी दिया था. सो अकॉर्डिंग टू योर रूल्स, सो विच इज गिवन ओवर हियर, प्रोजेक्ट में हमें इंक्लूड करना है इंट्रोडक्शंस, कंपनी प्रोफाइल, लिटरेचर ऑफ रिव्यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, research methodologies, data analysis and interpretations, findings, learnings from the studies and annexures. So that all the parts should be in our project. ये तो चीज़ है. One by one we are going to see right now. So when we are going to consider this chapter number 1, तो chapter number 1 में expected है क्या? So the topic which we are taking for the study, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक टाइटल या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको एक रिसर्च प्रॉब्लम या फिर टाइटल, वी कैन टेक अ टाइटल एज. सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनालिटिकल स्टडी ऑफ अपॉर्चुनिटीज through FDI in fruit and vegetable processing industry with reference to its impact on the profitabilities and growth in Maharashtra. So अगर अब हम इस स्टडी को हम लोग अगर एग्जाम्पल के तरीके से लेते हैं, सो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग हियर सम बैकग्राउंड ऑफ स्टडी. सो यहाँ पे सो वी हैव टू राइट डाउन सम बैकग्राउंड ऑफ स्टडी. सो एफडीआई के बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी इन दैट केस, right? Then first thing is we have to form our research problem. मतलब what is a research problem? So why I want to do this study? कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू फेस सम इशू, सम प्रॉब्लम. सो दैट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू टेक फॉर माई स्टडी. तो यहाँ पे जैसे अगर आप व्हेन वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एग्जाम्पल, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ थ्रू एफडीआई. सो हमें ये स्टडी करना है प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ एफडीआई के वजह से इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हुई है या फिर नहीं. एंड व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर स्टडिंग ओवर हियर. द फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हम लोग स्टडी के लिए ले रहे हैं, सो दिस इज फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है. सो अकॉर्डिंग टू दैट टाइटल और रिसर्च प्रॉब्लम वी हैव टू पुट some information or background of that particular title in introduction. So yes, background of problems we have to mention why we are doing. So you just create 1 to 2 statement on this. एक दो statements हमें बनाने हैं, so that over there we are going to specify the problem, right? Then so after that we have to write down the specific problem. So yes, which is related to that. Let's say अगर यही example हम लोग लेते हैं, so what are the opportunities, different opportunities through FDI फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आ रही है और इसका इम्पैक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, right? So we want to study on this. It may be that means कुछ issues इससे related हो सकते हैं, so that they are taking this topic for the study. Okay, then अभी उसके बारे में after this we have to write down. So which part we are taking in a title or in our research प्रॉब्लम क्या क्या है हमारे इसमें. सो व्हेन यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर, तो एक चीज है, यस यहाँ पे हमें एनालिटिकल स्टडी करनी है. सो आई एम गोइंग टू एनालिसिस सम डेटा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू एफडीआई. तो मुझे पहले यहाँ पे एफडीआई के बारे में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. So I have to write down the information about foreign direct investment over here. So what is the condition of foreign direct investment in a worldwide? If we are go and see in a worldwide scenario for the FDI, तो क्या है इसके बारे में हमें कुछ information देनी पड़ेगी. Then in India, what kind of rules and regulations और क्या situation है आज की, वो हम लोग बताएंगे. Then over here we have to give about the Maharashtra.
Why we are taking the Maharashtra over here? Because we are mentioning here Maharashtra. यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में हमने बताया है, सो दैट इट मे बी पॉसिबल, अगर आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, अगर आप लेट्स से इफ यू आर टेकिंग एनी सिटी, पुणे सिटी अगर आप ले रहे हो तो पुणे के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी, right? Then next part is coming under what is a fruit and vegetable processing industry. So definitely there are different kind of industries, so over here we have to recognize the fruit and vegetable processing industries. Okay, so we have to show them what is the scenario of that kind of company in India, और उसके बाद में महाराष्ट्र में exactly situation क्या है, because again I'm studying about Maharashtra, I'm going to specify about Maharashtra, तो accordingly हमें वो information देनी पड़ेगी. Then definitely I'm using that Maharashtra state, so and fruit and vegetable है, so what kind of different kind of fruits are there, स्पेशलाइजेशन क्या है, देन वेजिटेबल्स का स्पेशलाइजेशन अगर आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, तो उसमें भी महाराष्ट्र में पर्टिकुलर ग्रोथ किस तरीके की है, फ्रूट किस तरीके के है, सो दैट ऑल द थिंग्स वी हैव टू put over here. So according to your study you can put that all the material. तो जो कुछ भी information है, background है, we have to put in a introduction only. Okay. Then some information about, let's say I'm going to study over here profitability and growth, so I have to find out different variables. Variable हमें देखने पड़ेंगे, so which is going to show over here the profitability and growth of that particular company. So for example मान के चलिए cost, raw material, marketing, management, that all, so something about that. अगर then we that means it's depend on your project actually. So उस हिसाब से उस वेरिएबल को लेके आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शंस पुटअप करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालना है वहाँ पे. देन yes we have to write some statement about the research problem, right? So आपको आइडेंटिफाई करना है रिसर्च प्रॉब्लम and we have to mention that research problem over here. Then your next part is a company profile. So किस कंपनी का आप रिसर्च करना चाहते हो, किस कंपनी का आपका रिसर्च है, so which company you are going to involve in your research, so you have to give the background of that company, all profile, फिर each and everything about that, ऑर्गेनाइज कब हुई है, या सॉरी ओरिजिन्स कब हुआ है, या फिर दैट ऑल द थिंग्स, what kind of business they are doing, then years, maybe if possible last 5 year का अगर आप कुछ data, अगर आप if you are doing any project about the sales and all, तो last 5 year का exactly structure उसका क्या है, so you can use over here secondary data. Definitely for in your first chapter or first point in introductions, यहाँ पे भी हम लोग secondary data use करने वाले हैं, so same as that we can use over here secondary data. Then so all about the company profile. Then next one is literature of review. So see, literature of review जो होता है at the time of study, at the time of research or at the time of study, when I'm going to study some papers, research papers बोलिए या फिर research PhD के thesis बोलिए या फिर कोई भी project जो हम लोग study करते हैं, so उन project में से मुझे क्या मिला, right? So that things I'm going to write down in literature review. So यहाँ पे एक specific वे होता है उस रिसर्च सॉरी लिटरेचर ऑफ रिव्यू का को लिखने का. सो व्हाट काइंड ऑफ दैट मीन्स हाउ वी कैन राइट डाउन दैट वन. सो यस, ये जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है, सो दिस इज द ऑथर या फिर रिसर्चर के नेम्स है. सो वी हैव टू पुट दैट रिसर्चर नेम और ऑथर्स नेम ओवर हियर. देन यहाँ पे आपको ईयर लिखना है. Okay, so yes, we can see, so this is here we have to write down that means authors or researcher name and then
year of this, and after that you have to write down what you are getting from this पेपर. तो उसमें से भी हमें नॉर्मली 3-4 चीज़ें हमें लिखनी पड़ती है, द मेन थिंग्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट रिसर्च. ओके, सो एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट द फाइंडिंग्स. इट मे बी कम अंडर द मेथडोलॉजी भी आ सकती है आपकी, सैम्पल साइज भी आप पुटअप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पुटअप करना है. only 5 to 7 lines are enough for this. So conclusions भी आप लिख सकते हो उसमें. And then see over here we are mention some number. So ये जो number है और what that means ये जो author है या फिर whatever the paper is there, so ये सब चीज आपकी reference में आनी है at the end. Reference में. So this is your references. So in that references we have to write down the author's name, then we have to mention in the reference we are going to consider the name of authors, then year. After that it may be the paper or whatever the title or title of that particular research paper or thesis, we have to mention that one over here. After this like publishing का क्राइटेरिया होता है, दैट थिंग्स वी हैव टू पुट ओवर देयर. सो ये चीज आपको जहाँ कहीं से भी आप ले रहे हो वो मटेरियल, सो ये चीज आपको वहां पे मिल जाएगी. सो वी हैव टू पुट दैट ऑल द थिंग्स ओवर देयर. ये आता है आपका रेफरेंस में. बट जो आप लिटरेचर ऑफ रिव्यू में डाल रहे हो, दैट मीन्स द मटेरियल विच वी आर पुटिंग ओवर देयर, सो उनके रेफरेंसेस आपको यहाँ पे देने हैं. सो वी हैव टू मेंशन सम नंबर ओवर देयर, और वो सेम नंबर यहाँ पे आपका रहना चाहिए, सो दैट वी आर गिविंग द रेफरेंस. वो दैट मीन्स दैट काइंड ऑफ मटेरियल वी रीड, और वहां से हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है दैट पॉइंट वी हैव टू राइट डाउन ओवर देयर, और उसका रेफरेंस हमें यहाँ पे देना है in that reference actually, right? So जो नंबर हम लोग वहां पे देते हैं वो actually it is the reference number. So in this way we have to write down literature of review. Next one is objectives. So always जो that means what I want to do in my research or in my project, so that all the things we have to put in our objective. So simply ये आपका प्रोजेक्ट है, so 5 to 6 objectives are enough, because जितना आप लिखोगे उतना आपको वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा. So ये आपको वहाँ पे प्रॉपरली लिखना है. But when we are going to write down the objective, start with the to identify, to study, to examine, to analysis, that kind of word you have to use at the starting point of the objective. तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है ऑब्जेक्टिव्स राइट करने का. ओके, सो ऑलवेज यूज दिस वन. सो एक पीपीटी मैंने आपको वहां पे भेजी भी है, सो यू कैन सी दैट वन. सो टू फाइंड आउट, टू ऑब्जर्व, टू स्टडी, टू एग्जामिन, टू एनालिसिस, दैट काइंड ऑफ वर्ड वी हैव टू यूज एंड स्टार्ट ऑलवेज लाइक दिस. डन. एंड दैट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू प्रूव, जो हमने, बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर स्टडी, तो यही चीजें हमें स्टडी करनी है. जो स्टडी करनी है वो मैं आपको मैं प्रोजेक्ट में लिख रही हूँ. दैट यही उसका बेस होता है. सो उतना ही लिखना है जो हम लोग इंफॉर्मेशन पुट करें या फिर हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं. जो आपने यहाँ पे पुट किया इन योर ऑब्जेक्टिव्स में आपने लिखा है, अगर आपने वो फुलफिल नहीं किया, दैट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीट. So yes, over here we have to take care about it. Next one is hypothesis. अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव्स में से कुछ चीजें होती है जो हमें प्रूव करनी है हाइपोथेसिस को लेके. सो हाइपोथेसिस मीन्स अवर अजम्पशन. सो व्हाट ओवर हियर आई फील दैट, व्हाट इज हाइपोथेसिस, आई फील. अगर यही एग्जांपल हम लोग ले तो यहाँ से पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 जो है यहाँ पे हमने उनको कन्वर्ट किया है हाइपोथेसिस में.
तो आपको कन्वर्ट वहीं से करना है, ऑब्जेक्टिव्स में से सम स्टेटमेंट यू हैव टू टेक फॉर द हाइपोथेसिस, कहीं और से नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव में से ही लेना है, जिसका आप स्टडी करना चाहते हैं, जिसका एनालिसिस करना चाहते हैं। उस यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस आता है ऑब्जेक्टिव से ही, राइट। सो सिर्फ लिखने का मे बी तरीका थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पे, बट व्हाट यू अज्यूम, आपको क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अवर फर्स्ट हाइपोथेसिस इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू द एफडीआई इन फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री विल हैव positive impact. So what I feel, I assume it has a some पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसका जो एफडीआई का इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है, ये मेरा अजम्पशन है एंड आई एम गोइंग विद दैट अजम्पशन, राइट। नेक्स्ट वन इज अ कंपनी इन महाराष्ट्र हैव द हायर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ थ्रू द एफडीआई, तो ये मेरा अजम्पशन है, हायर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, राइट। नाउ सी when we are going to see the hypothesis, ये टेस्ट किस तरीके से किए जाते हैं एंड why we need to do the testing for, क्यों हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है इसकी, वी आर गोइंग टू सी दैट ऑल द पार्ट। बट ये जो होता है डेटा एनालिसिस के बाद में हमें वो पूरा टेस्टिंग करना पड़ता है। सो वी आर यूजिंग मोस्टली जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, बट मोस्ट ऑफ यू आई थिंक अगर आप सिंपल आपका प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, तो जेड टेस्ट इज इनफ फॉर यू। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी। अभी मेथडोलॉजी में क्या लिखना है, फिफ्थ पॉइंट इज मेथडोलॉजी। सो व्हाट पॉइंट्स expected over here? So yes, over here you have to write down some introduction of part 10 lines आप लिख सकते हो, जो आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना है आपको, स्मॉल इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च यू हैव, जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका टाइप क्या है। सो मोस्टली अगर मैं आप देखती हूँ यहाँ पे, सो यस यू कैन जस्ट राइट डाउन द डिस्क्रिट एंड सर्वे रिसर्च। ओके, सो ये स्पेसिफिक आपको कुछ अलग से पॉइंट नहीं लिखने हैं, यू जस्ट इंक्लूड दैट पॉइंट इन वन पैराग्राफ। Okay, then the source of data collection, so what kind of data you are going to collect. So basically there are two type of data, primary and secondary. So just give the small introduction about primary data and secondary data, so how you are going to collect the secondary data, what thing you are going to collect through this, और primary data अगर आप collect करते हो, so व्हाट काइंड, दैट मीन्स कहाँ से, किस तरीके से आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जस्ट बाय क्वेश्चनियर्स, बाय इंटरव्यू, आप क्वेश्चनियर बनाना चाहते हो, उससे आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, या फिर इंटरव्यू आप कंडक्ट करना चाहते हो, सो टेलीफोनिक इंटरव्यूज है या फिर फेस टू फेस इंटरव्यूज है। सो व्हाट काइंड ऑफ डेटा, किस कौन सी प्रोसेस आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, दैट थिंग्स वी हैव टू मेंशन ओवर देयर। देन सैम्पल साइज, सो कहाँ से, और मतलब व्हेन वी आर गोइंग टू सी द डेटा कलेक्शंस ऑफ डेटा, तो हम लोग कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, राइट। सो जो सैम्पल पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ डेटा, बट ओवर हियर मोस्टली वी कैन टेक, बिकॉज हम लोग किसी ऑफिस से रिलेटेड या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हो, सो बेसिकली इट इज रैंडम सैम्पलिंग and another one is coming under the purposive sampling. So purposively you are taking that particular person because you know that कि उनको proper information है ये आपका, so that I'm purposively taking the data from that particular person, तो एक purpose है। So most of the you can write the random sampling and purposive sampling for this, right. Same as that जो sample size हम लोग ले रहे हैं, so maybe you are taking 25-40, right. So how many people आप as a sample ले रहे हो यहाँ पे, तो you have to mention that size also. Okay, then what kind of statistical tools we are using here. So basically we are using here mean, standard deviation, percentage, charts, table, frequency table, even though just I'm going to write down over here. फ्रीक्वेंसी टेबल भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। देन वी आर टेस्टिंग दैट बाय द जेड टेस्ट, वी आर टेस्टिंग अवर हाइपोथेसिस बाय द जेड टेस्ट। सो ये सब चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। सो जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल ओवर हियर, द सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सो सैम्पल डिजाइन किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सो दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज ये जो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, सो दैट वन इज बिग प्रोजेक्ट, थेसिस है वो। सो बट यू कैन गो विथ अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, बट आपको ये ध्यान में रखना है, यू हैव टू कवर दैट ऑल द पॉइंट्स प्रॉपरली।
You have to write down that all the points properly. Okay, one by one. After this, after methodology, we are going for a data analysis. So data analysis में basically what things we have to put over there. So क्या क्या use करने वाले हैं? We are using frequency table, then chart, then interpretation. So ये हो गया आपका frequency table. This is the title of your question. Then this is called your frequency table. जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है सैम्पल साइज से, सो वी हैव टू पुट दैट इन दिस वे. So this is the example actually. So asset of the company increase, let's say just I'm going to ask this question to the company employees, and I'm going to ask their views about that. So basically okay, this is called Likert scale. I'm using over here Likert scale. So ये 5-point Likert scale है. Instead of that you can use 3-point Likert scale, just like disagree, neutral and agree. So you can skip that strongly disagree and strongly agree also. तो एक 5 points का भी होता है, otherwise you can use 3 points only, those 3 points, right? So in this way we are going to collect the data and put that whatever the data I'm going to collect, I'm just going to organize that data in this way. So this is called frequency table. So out of that 70 people or 70 employees, how many are strongly disagree with that point, how many are disagree with that, then how many are neutral, their views are neutral over here, then how many are agree and how many are strongly agree for this. Okay, so ये percentage आपको यहाँ पे निकालना है. Always you have to use the total of frequencies, number of respondents, मतलब जिन लोगों को आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके नंबर्स, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, और उनके वो परसेंटेज के फॉर्म में हमने निकाला है. सो यू हैव टू मेंशन द और गिव और लेबल प्रॉपरली, टेबल लेबल है ये, देन चार्ट लेबल है. सो यू हैव टू गिव द प्रॉपर नंबर. ओके, देन दिस इज अ चार्ट. So according to your data you can use a chart type. So as we know that there are different kind of charts, so here I'm using actually a bar chart. Okay, so there are some options, and when we are going to use x-axis and y-axis, so you have to mention there x-axis है अगर तो x-axis को आप क्या ले रहे हैं, and what y-axis is going to show, right? You have to give the heading. After that interpretation, so what you are getting और क्या चीज हमने टेबल में लिखी है. सो व्हाट आई एम गेटिंग इन दैट टेबल, सो दैट ऑल द थिंग्स आई एम पुटिंग इन अ वर्ड. एक चीज वो हो गई, राइट? कि जो है जो टेबल में दिखा हुआ है वही चीज हमने एक्सप्लेन की है इंटरप्रिटेशन में. दिस इज वन पार्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ this table with the standard deviation. Okay, so when we are going to see that whole up, when we are going to calculate the arithmetic mean, your arithmetic mean is 3.9 which is equal to 4. Okay, ये आपका arithmetic mean है. what that arithmetic mean shows you, क्या shows करता है, 4 number आपको show क्या करता है. so your 4 number is going to show this one. that means what, अर्थमेटिक मीन शोज योर सेंट्रल टेंडेंसीज. तो मैक्सिमम नंबर आपका सेंट्रलाइज हो रहा है, इट्स नॉट मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स द मीडियम, सॉरी इट शोज द मोड. बट यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा देखते हैं. दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, right? This is called central tendencies. So actually arithmetic means mode and median, that three are called this sorry, that all three are called center of tendency. टेंडेंसी आपके डेटा की क्या है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है it is 4 means what, 21 numbers are there. So most of the people are agree here. So when you are going to see the frequencies, actually ज्यादा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है strongly agree, but ये जो हम लोग यूज करते हैं ना arithmetic mean मोस्टली हम लोग यूज करते हैं. So it shows your concentration of data. So concentration of data इस साइड में, इस पॉइंट में ज्यादा है.
so that we are using this one. Okay, so हो क्या रहा है, when I'm going to calculate the arithmetic mean, दिखा क्या रहा है ये number. So most of the employees are agree with that kind of statement. Yes, asset of companies increase because of the FDI. Then standard deviation is the difference between the data. Standard deviation क्या शो करता है? ओके मैंने आपको बोला यस मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू एग्री फॉर दिस, और मैंने आपको 4 नंबर इंडिकेट किया है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं ना. सो दैट डिफरेंसेस शोज बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे इसके लिए क्या शो कर रहा है? दिस इज एक्चुअली वेरी टेक्निकल पार्ट. दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये 1.2 दैट मीन्स डिफरेंसेस है उनमें नंबर्स में. मैंने बोला तो है ये 4 नंबर है. most of the employees are agree with this, but when we are getting this number is more, that means variations है यहाँ पे, ज़्यादा डेटा differentiate कर रहा है. Okay, so it indicate it actually. So what it shows, that means the maximum respondents are agree about the asset. ये हो गया analysis, because see what ये तो आपने डेटा यहाँ पे दिखा दिया है, राइट? ये तो डेटा आपने दिखा दिया है. वॉट एवर द डेटा आई एम गोइंग टू शो ओवर हियर, वही चीज एक चीज जो है वो हम तो यहाँ पे लिख ही रहे इंटरप्रिटेशन में, राइट? इन दिस वे कि इतने लोगों ने इतने परसेंटेज लोगों दैट एम्प्लॉयज और रिस्पोंडेंट्स आर एग्री और न्यूट्रल और वॉट एवर द डिसएग्री ओवर देयर. बट एनालिसिस हमने क्या किया है, व्हेन आई एम गोइंग टू कंपेयर दैट ऑल, what I'm getting, yes, my arithmetic mean is 4 and my standard deviation is this, so it is 4 means most of the people or respondents are agree. This is my analysis, right? तो ये analysis हमें करना है, सिर्फ हमें ये information लिख के छोड़ना नहीं है. तो compare करके हमें वो points लिखने हैं. क्या आपको दिख रहा है because of that things. Okay, ये हो गया आपका interpretation. Then next part आता है hypothesis. सो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू द एफडीआई इन फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री. ओके, सो नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो व्हाट आई अज्यूम एक्चुअली ना, दिस इज वेरी टेक्निकल, ये एक दिन में नहीं होने वाला है, बट माई बेस्ट ऑफ मैं आपको अभी देना चाहूंगी यहाँ पे. सो सी हाइपोथेसिस, ऑलवेज देर आर 2 टाइप ऑफ हाइपोथेसिस. वन इज नल हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस इज इंडिकेटेड बाय H0. सो ये आपका नल हाइपोथेसिस है, और ये H1 इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है. सो व्हाट आई अज्यूम, मेरा अजम्पशन क्या है, दैट अजम्पशन आई एम पुटिंग इन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा अजम्पशन था, दैट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट. दिस इज माई अजम्पशन, और इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस. सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इट्स विल नॉट पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो यहाँ पे है पॉजिटिव इम्पैक्ट और यहाँ पे है नॉट पॉजिटिव, राइट? तो जो कुछ the things which I assume I have to write down in a null hypothesis, और उसका exactly लिखना है अल्टरनेटिव में. सॉरी, अल्टरनेटिव में जो हम लिखेंगे जो हमें क्या लगता है, और नल हाइपोथेसिस में लिखेंगे उसके एग्जैक्टली अपोजिट. तो ये चीज आपको पहले ध्यान में रखनी है. सेकेंड थिंग, दिस इज योर डेटा. ओके, सो अभी ये हम लोग क्या देख रहे हैं, profit, okay, sorry, the investment opportunity through the FDI in fruit and vegetable industry will have the positive impact on profitability and growth. So आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है, जो आप पूछ रहे हो, वो भी उससे रिलेटेड होना चाहिए. जस्ट लाइक हियर द प्रॉफिट इन अ कंपनी इंक्रीज ड्यू टू द FDI, सो इट्स रिलेटेड टू दैट वन. तो ये जो डेटा हमने इस क्वेश्चन को लेके कलेक्ट किया है, इट इज रिलेटेड टू दैट वन. ओके, इसीलिए हमने ये टेबल या फिर ये इंफॉर्मेशन इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए लिया हुआ है. सो दिस इज अ टेबल, एंड विद दैट टेबल वी कैन फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस टेबल विद दैट स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर आप देखोगे तो ऑन with the help of Excel we can find out arithmetic mean and standard deviation. Okay, तो ये calculated value है, mean and standard deviation. This is your Z test formula. Most of you are going to use that Z test formula.
um, okay, so over here what this is z test formula. Here x bar is given, then mu is given, sigma and under root of n is given. So x bar is going to show you arithmetic mean, which is calculated arithmetic mean. और ये जो mu zero दिख रहा है, this is actually mu zero. ओके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे mu zero. So it shows you mu zero. So what is this? This is your assume mean. यहाँ पे हमने assume किया हुआ है and I just add this 4 number. This is called coding. एक्चुअली ये जो 4 2 1 2 3 4 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोडिंग. तो हमने कोड दिया हुआ है एग्री को. सो आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर अज्यूम मीन एज अ 4. तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है. और ये वाला एक्स बार है, दिस इज योर कैलकुलेटेड अर्थमेटिक मीन, जो आपके डेटा से रिलेट रहेगा वो वाला. देन स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द सिग्मा ओवर हियर, दिस शोज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सेल यू कैन डू. तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. देन दिस इज टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो हमने लिया है, दैट स्मॉल एन इज गोइंग टू शो दैट नंबर. वो सब लिखने के बाद ये आपको टेस्ट करना है. आफ्टर टेस्टिंग दैट ऑल you are getting one value over here. Let's say this value is 4.6. This is called z calculated value. Okay, this is calculated value. तो ये हर एक की अलग अलग आने वाली है. And this value is called tabulated value. So this is some standard values are given by the statistician. तो एक कुछ स्टैटिस्टिशियन ने स्टडी करके स्टैंडर्ड वैल्यूज दी है. अपार्ट फ्रॉम दैट 1.96 देयर आर डिफरेंट वैल्यूज आल्सो, बट बेसिकली हम लोग एक जनरल जो टेस्ट करते हैं तो इसके लिए 1.96 हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन 1.96, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड ऑल, बिकॉज अगर आप का अगर स्टैटिस्टिक्स हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड ऑल. So we have to choose that table value with the help of that 5% level of significance. And one more thing, when our calculated value, see our calculated value is 4.9, our tabulated value is 1.96. We are taking it at 5% level of significance. There are different kind of significance, 10% significance, 1% significance. So mostly we are using over here 5% significance. So I am mentioned over here. So what it shows your calculated value is greater than tabulated value. अगर ये condition आपकी Z test में आती है, so at that moment your H0 is going to rejected. तो आपका H0 जो होता है वो reject होता है. Reject मतलब वो I'm not going to consider. तो automatically जब H0 reject होता है आपका H1 हो जाता है accept. तो हमने H1 क्या लिखा था और H0 क्या लिखा था. सो हमारा H0 रिजेक्ट हुआ है और H0 में था कि विल नॉट हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो ये रिजेक्ट हो गया है तो ऑटोमेटिकली दिस वन इज गोइंग टू बी द एक्सेप्टेड. तो ये जो हमने बोला था दिस इज द करेक्ट वन, राइट. व्हाई वी नीड टू डू, आपको यहाँ पे ये सब क्यों करना पड़ता है, टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है, बिकॉज जो डेटा एनालिसिस करते हैं हम लोग या फिर जो डेटा लेते हैं हम लोग सैंपल लेके डेटा स्टडी करते हैं. सो लेट्स से इफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरा इज 1 लाख, जहाँ कहाँ से भी मुझे स्टडी करना है उसका पॉपुलेशन मान के चलिए 1 लाख है. एंड जस्ट आई एम टेकिंग 500 एज अ सैंपल, बिकॉज ज्यादा सैंपल नहीं ले सकते, राइट. सो जस्ट आई एम टेकिंग द 500 एज अ सैंपल. तो 500 का मैं स्टडी कर रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू कंक्लूड टूवर्ड द 1000, राइट. सो okay, so over here it is not fair. Okay, total number of population is 1 lakh and just I'm going to study about the 500
500 people and I am going to conclude, जो कुछ भी conclusion निकल रहा है, that I am going to apply for the 1 lakh. Okay, so it is not fair. Just I'm taking 1 lakh as a population, and okay, if there is 1 lakh as a population and I'm taking sample as a 500 and I'm studying 500 people, और हम लोग whatever the impact, whatever the result is there after studying the 500 people, I'm going to put on the basis of that 1 lakh people, right? तो वो हम लोग impose कर रहे हैं 1 lakh के ऊपर. So because of that things, what we need to do the hypothesis testing. अगर हम लोग ये hypothesis testing properly कर लेते हैं, and if it is going to be the accepted or whatever the rejected, then हम लोग बोल सकते हैं whatever the study I am doing with the 500 as a sample, वो imply कर सकते हैं, implement कर सकते हैं lakh 1 lakh people के तरफ, right? तो ये फिर allowed होता है वो. So that we have to do that testing and all. So this is the basic thing. This is very simple and very small, so make that kind of table, convert your question in this way and ask that question, collect your data, find out arithmetic mean, standard deviation. So if yes, this is 5 5 स्केल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. सो आई एम यूजिंग ओवर हियर 4 एज अज्यूमिंग. मान के चलिए अगर आप 3 स्केल लेते हो तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो. 1 2 एंड 3 आ जाएगा वहाँ पे, तो वो आप चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंगली. ओके, एंड yes, according to that, after that we have to, okay, this is one more example actually, and after that we have to write down the finding, suggestions, then what you learn from your study, you have to write down that. annexure में आप questionnaire put up कर सकते हो वहाँ पे. You can put the questionnaire over there, and at the end you have to write down the references. Actually references आपके यहाँ पे होने चाहिए, and annexure you have to put at the end of this. So in this way we have to write down our project. डन. एंड रेफरेंसेस हमने बोला देख लिया है ऑलरेडी किस तरीके से लिखने पड़ते हैं. सो इन दिस वे वी हैव टू राइट डाउन द रेफरेंसेस. सो थैंक यू ऑल.